नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या तेजस्वी यादव वाकई पटना से दिल्ली आ रहे हैं। मतलब क्या प्रतिपक्ष के नेता का पद वो छोड़ देंगे और राज्यसभा में एंट्री मारने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तेजस्वी यादव करते हैं तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या वो अखिलेश यादव की तरह राजनीति में कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? दरअसल इसकी चर्चा पिछले 3 दिनों से बहुत ज्यादा चल रही है कि तेजस्वी यादव ऐसा सोच रहे हैं। हालांकि अधिकृत लालू प्रसाद यादव को किया गया है, जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कह लीजिए सर्वे सर्वा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ये सोच तेजस्वी यादव के दिमाग में आई तो आई कैसे? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में जहां एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत है, तो तेजस्वी यादव को रिंग में उतारने की तैयारी इसलिए चल रही है कि तेजस्वी यादव के नाम पर पूरा विपक्ष एकजुट हो सकता है। आखिरकार ये सोच कहां से जन्म ली है? किस तरीके से आरजेडी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ा रही है, या ये फिलहाल अभी गॉसिप लेवल पे? हकीकत क्या है, इस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन, सीट एक राज्यसभा की है और 5वीं सीट के लिए भी एनडीए में भी कई दावेदार हैं। और जहां तक उस 5वीं सीट का सवाल है, तो महागठबंधन में भी कई लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है कि यह मौका हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा हुई है, तो महागठबंधन से एक नाम सबसे ज्यादा प्रमुखता से चल रहा है कि तेजस्वी यादव मैदान में उतर सकते हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि आखिरकार अलग अलग दल के नेता इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें हैं और जिस तरह से नवंबर के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से, भारी बहुमत से जनता ने एनडीए की सरकार को अपना विश्वास दिखाया है, उससे ये साफ होता है कि यह 5 सीटें भी जो हैं वो हमारे एनडीए के ही खेमे में आएगी। अगर हमारी विपक्ष और ख़ासकर आरजेडी इस मुगालते में है तो हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई तो है नहीं, देखते रहिए। आसमान में अपने जो महल हैं वो बनाते रहिए। लेकिन सच क्या है ये हम भी जानते हैं और बिहार की जनता भी जानती है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या अन्य लोगों का जो जूतम पैजार की स्थिति है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ व्यवहार कर रही है, उसका प्रतिफल चुनाव परिणाम में भी देखने को मिलेगा। जिस तरह की राजनीति बिहार में की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं अपने अलायंस पार्टनर को कमज़ोर करने और सत्ता और स्वार्थ की राजनीति में इस्तेमाल करो और फेंक दोनों की जो नीति अपनाया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस चुनाव परिणाम के बाद न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में भी आपको एक नया रूप और नया स्वरूप देखने को मिलेगा। अगर तेजस्वी यादव जी राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह साफ है कि उनकी राजनीति जनता से दूर और परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। जनता ने उन्हें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाने के बजाय बैक डोर से संसद पहुंचने का रास्ता तलाश रहे हैं। जहां तक एआईएमआईएम की भूमिका की बात है, तो वह वही पार्टी है जो हर चुनाव में महागठबंधन के वोट काटने का काम करती रही है। अब अगर राज्यसभा में भी उनकी सौदेबाजी होती है तो यह महागठबंधन की अवसरवादी राजनीति को उजागर करता है। सच यह है कि बिहार की जनता सब देख रही है। एक तरफ एनडीए विकास के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये लोग सिर्फ कुर्सी और समीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। जी हाँ, तो क्या एआईएमआईएम सौदेबाज हो गई है? ये बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं। क्या एआईएमआईएम आरजेडी को बिना शर्त समर्थन दे देगी,
ये भी, इसकी भी चर्चा पुरजोर तरीके से चल रही है। आखिरकार एजाज अहमद जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि एनडीए के भीतर जूतम पैजार है? जूतम पैजार महागठबंधन में नहीं है। मतलब क्या है कि एनडीए का वोट क्या आरजेडी काट सकती है? एनडीए के विधायक क्या तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट कर सकते हैं? ऐसा संभव है क्या? इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के भीतर, एनडीए के भीतर, किस तरह की तैयारी है। सीधे लिए चलते हैं हम अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ना है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता उत्पल बल्लभ जी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आदिल हसन राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईएमआईएम जुड़े हैं, आदिल साहब बहुत स्वागत है। रामबंधु बस जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। उत्पल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? उत्पल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार, स्वागत है उत्पल जी। ये क्या आपके नेता, इनफैक्ट कहा जाए ऐसे सर्वोपरि नेता तो लालू प्रसाद जी हैं, लेकिन एक्टिव सर्वोपरि नेता कहा जाए तो वो तेजस्वी यादव हैं। क्या तेजस्वी यादव जी पटना छोड़ रहे हैं, दिल्ली जाने का मन बना रहे हैं? इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, कल संसदीय बोर्ड की बैठक भी थी और जितने सदस्य हैं सब लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है। जो आगामी जितने भी इस तरह के चुनाव है, चाहे वो ये राज्यसभा के लिए हो या फिर आने वाली जो भी चुनाव उसके लिए किया है। अब पार्टी तय करेगी, पार्टी चूंकि अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो भाई वो तो कहा जाए तो राजनीति के भीष्म पितामह हैं और उन्होंने तमाम दौर उन्होंने देखा है। आपको कुछ सीटों की जरूरत है इसलिए आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सामने ला करके खड़ा किया, या आपको लगता है महागठबंधन के सब घटक दलों को जोड़ने की सलाहियत उन्हीं के भीतर है, पॉलिटिकल स्किल उन्हीं के पास है, इसलिए वही सबको जोड़ भी सकते हैं और जो थोड़ा बहुत वोट आपका कम हो रहा है या इधर उधर छिटक सकता है उसको एक साथ वही जोड़ करके रख सकते हैं, इसलिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सबसे बड़े नेता को सामने रख दिए हैं, अधिकृत कर दिए हैं? देखिए सर, पंकज सर, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पार्टी के सर्वोसर्वा है, अध्यक्ष है। सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, मामला है कि आप देखेंगे कि भारत के, उत्तर भारत के और या फिर कहें बिहार की विशेष तौर पे बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिए किसी पार्टी की दुकान तक नहीं चलती है, किसी भी पार्टी की, चाहे कोई पार्टी हो। इसलिए ये कहना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ सिंबॉलिक रह गए हैं, ये कोई मतलब नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा सिंबॉलिक रह गए, वो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा पॉलिटिकल स्किल उन्हीं के पास है, वही सबको एकजुट भी रख सकते हैं। अभी भी ये गुण तेजस्वी जी को सीखना पड़ेगा, अभी भी वो परिपक्वता लानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे याद आता है छपरा में रोहिणी जी चुनाव लड़ रही थी और एआईएम कैंडिडेट उतारना चाह रहा था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन गया ओवैसी जी के पास, जैसा ओवैसी जी के नेता कहते हैं, और सब कुछ ठीक हो गया। एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। आदिल हसन साहब भी हैं, आजकल बिहार से निकल करके हैदराबाद, कोलकाता बहुत जगह घूम रहे हैं। कद इनका बड़ा हो गया है। ये हमें, हाँ, ये इसकी जानकारी हमें नहीं है जो आप कह रहे हैं। नहीं ठीक है, मेरे पास जो जानकारी है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वही इनसे जान रहा हूँ। आदिल हसन साहब, बात नहीं कर रहा हूँ, बट इसकी जानकारी नहीं है। जी ठीक है। बात तो पंकज जी है कि 5वें सीट के लिए अगर सबसे बड़े दावेदार के तौर पे अगर देखा जाए तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं। पर यह है ना कि आपको 41 सीट तो चाहिए ना, और 41 सीट के लिए आपको एआईएमआईएम की जरूरत है ना। एआईएम बैंड बाजे के साथ आपके दरवाजे पे गया था कि आप हमको शामिल कर लीजिए, आपने शामिल नहीं किया। लेकिन क्या बीजेपी के विरोध के चक्कर में कि भाई बीजेपी के साथ इनको दिखना नहीं है, आदिल हसन साहब हैं, इनसे पूछता हूं, आदिल भाई, क्या बीजेपी के विरोध के चक्कर में आप आरजेडी को समर्थन दे देंगे? क्योंकि अब तो फिर से समर्थन लालू जी मांगेंगे, और लालू जी जी समर्थन के लिए तो आना पड़ेगा ना दरवाजा पर। ऐसा थोड़ी है कि समर्थन ऐसे ही दे देंगे, लड्डू थोड़ी है कोई कि तेजस्वी जी को दे देंगे। और तेजस्वी जी
अपने पिताजी का पोस्टर फोटो हटा दिए थे। 2020 का चुनाव देखिएगा, लालू जी और राबड़ी जी का फोटो हटा दिए थे। उनके प्रवक्ता उनको बहुत बड़ा नेता बोल रहे हैं, लेकिन एक बेटा अपने बाप ही का फोटो हटा दिया था। और लालू यादव जी के बिना, राबड़ी जी के बिना तेजस्वी जी का कोई अस्तित्व नहीं है। वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये तेजस्वी जी की नहीं गलतफहमी, पर कोई भी मैं बेटा नहीं अपने नहीं बाप नहीं से नहीं जाना नहीं जाता है। आदिल जी पर अब इन्होंने लालू जी को अधिकृत कर दिया, इसीलिए अधिकृत कर दिया कि आप उनका सम्मान करेंगे और इसलिए आप तो कर रहे उनके हैं। पक्ष में आ सकते हैं। नहीं, लालू जी बात करेंगे तो बैरिस्टर साहब से बात करेंगे ना। अभी तेजस्वी जी को तो सीखना पड़ेगा ना। अभी लालू जी के सामने तो बच्चा है ना तेजस्वी जी। अभी लीडर ऑपोजिशन तो अनुकंपा के बहाली पे है ना। लालू जी के घर में नहीं पैदा होते तो चपरासी भी बनते कि नहीं बनते गारंटी नहीं था। ये तो लालू जी का देन है, उनके अरे घर आप में पैदा हो गए, लीडर ऑपोजिशन बन गए। बड़े नाराज दिख रहे हैं आप, लेकिन लालू जी फोन करेंगे तो आप तो मान ही जाइएगा। लालू जी के लिए नहीं, इज्जत तो मानने का कोई दिखाई पड़ गारंटी रहा नहीं है, है। ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी को हमने चिट्ठी लिखा था जब चुनाव से पहले, उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया था। मनोज झा से रिस्पांस दिलवाया था। जो मनोज झा वार्ड मेंबर नहीं जीत सकते हैं, जो संजय यादव मुंशी मैनेजर हरियाणा से आके अशफाक करीम साहब की जगह राज्यसभा चला गया, हम लोग किसी का बंधुआ गुलाम है? किसी के एहसान पर विधानसभा जीत कर आए हैं? अपने दम पर जीत के आए। इन्होंने तो पूरी ताकत हमें हराने के लिए लगा दी थी। पूरी ताकत तेजस्वी यादव ने, पूरा समाजवादी से उधार बाकी लेकर प्लेयर को लाए थे। इमरान अरे तो प्रतापगढ़ी नचनिया नाच रहा था पूरे सीमांचल में। आप पे आरोप चस्पा हो जाएगा आदिल जी कि आप जो है क्या सो आरोप है? बीजेपी एनडीए का समर्थन कर रहे हम हैं। किसी को नहीं देंगे साथ। हम किसी को नहीं साथ देंगे। जो सीमांचल के साथ काम करेगा, जो सीमांचल का विकास करेगा, हम उसको देंगे। क्या जरूरी है हम बोलेंगे कि कोई चलिए मुस्लिम आते करेंगे, हैं इंडिपेंडेंट बने मुस्लिम रहिए। करेंगे? मेरे पास बहुत सवाल है और बहुत तरह का सवाल मैं करूंगा भी, और जानकारी भी है मेरे पास। राम बंधु बख्श जी, क्या AIMIM पॉलिटिकल बार्गेन कर रही है? और राजनीति में सब दल करता है, तो AIMIM क्यों नहीं करेगी भाई? मुफ्त का समर्थन क्यों? जब आपको लगा कि भाई AIMIM हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, असुद्दीन ओवैसी से दूरी मेंटेन किया जाए, तो आरजेडी ने भी साथ नहीं लिया, कांग्रेस ने भी साथ नहीं लिया। अब AIMIM को लग रहा है मेरा 5 विधायक इंपॉर्टेंट है, वही बनाएगा राज्यसभा का सदस्य, तो वो बार्गेन तो करेगा ना कि एक हाथ दो एक हाथ लो। भाई अगर समर्थन दे तो कहेगा हमको MLC का एक सीट दीजिए, हमारे लिए कुछ तो करिए। फ्री में काहे समर्थन जी देंगे? निश्चित तौर पर पांचवी जो सीट है राज्यसभा की, उसके तो किंग मेकर है MIM। और वो निश्चित तौर पे आप विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन में आना चाहते थे और आरजेडी ने दरवाजा बंद कर रखा था और उल्टे इन पे बीजेपी के बी टीम होने का आरोप भी लगा, इसके बावजूद भी AIMIM ने अपनी जो प्रासंगिकता है चुनाव में सिद्ध कर दी है। तो इसके बाद बिना किसी बार्गेनिंग के और बिना अगर ये राज्यसभा तेजस्वी यादव को भेजेंगे, इसके बदले में वो 1 सीट या 2 सीट ले सकते हैं, निश्चित रूप से MLC का ले सकते हैं। बिना बार्गेनिंग के कुछ होता नहीं है। और लालू यादव जी को अधिकृत किया गया है। विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन की बातचीत हो रही थी, तब तो तेजस्वी यादव खुद कर रहे थे, तब हर जगह तनाव था, कांग्रेस से भी तनाव था। अब जब वो लालू यादव को अधिकृत किया गया है, इसका मतलब यही है कि तेजस्वी यादव को भेजने की जो कमान है वो लालू यादव को दे दी गई है। लालू यादव अपने पहचान के बदौलत, अपना जो फेस वैल्यू है, इसके बदौलत वो कांग्रेस को भी और ओवैसी साहब से भी, दोनों से अपना बार्गेनिंग करेंगे। यहाँ पे तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने में AIMIM तो चुनौती है, कांग्रेस भी एक चुनौती है। कांग्रेस से भी अभी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कांग्रेस से भी आरजेडी का खटपट है। और AIM का तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है, और वो तो महागठबंधन में है भी नहीं, तो बार्गेनिंग उनका बनता है। और मुझे लगता है कि अब की जो परिस्थिति है, चुनाव परिणाम के बाद जब सरकार बन गई है, तब ओवैसी की पार्टी को एक नया अचीवमेंट लेने के लिए भी आरजेडी का अगर वो साथ ले, खासकर MLC के चुनाव में, तो एक नया मतलब विधानसभा में तो 5 सीटें आ गई, उसके बाद अगले चुनाव के पहले कुछ तो उनको अचीवमेंट होना चाहिए। तो ऐसे में वो हो सकता है कि वो आरजेडी का साथ ले, और इसके बीच में लालू यादव बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं भी। और तेजस्वी यादव राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनका अपना सीट भी एक खाली होगा। हालांकि जिस तरीके से मीडिया में अटकलबाजी है कि उस सीट पे उनके ही परिवार के लोग आएंगे, खासकर अगर आप बीजेपी के एक नेता का तो ये भी कहना था कि उस सीट पे उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आरजेडी है वो तेजस्वी यादव के मन में यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा हो कानूनी प्रक्रिया जो उनपे
मुकदमे चल रहे हैं, जिसके कारण अगर उन्हें कहीं जाना, जेल आदि जाना पड़े, तो ऐसे में पार्टी की कमान उनके जगह पे उनकी पत्नी के हाथ में आ जाए। तो इस तरीके की कुछ दूरदर्शितापूर्ण कुछ न कुछ लक्ष्य होगा तेजस्वी यादव चलिए, को। कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। पर मैं यही, डॉक्टर संजय भी जुड़ गए। डॉक्टर संजय, आपका स्वागत है। पर मैं यही आरजेडी प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं कि दरअसल क्या इस बात पर अधिकृत तो लालू जी को कर दिया गया, क्या लालू जी को अधिकृत इसलिए कर दिया गया है क्योंकि तेजस्वी जी को ही चुनावी मैदान में उतारना है? जरा ये तो बता दीजिए। नहीं पंकज जी, मैं देख रहा हूं कि हमारे अलावे, यानी राष्ट्रीय जनता दल के अलावे, राष्ट्रीय जनता दल को और उसकी जानकारी, सूचना सबसे ज्यादा अन्य लोगों को है। ये बात कहना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले चुनाव में कुछ तय नहीं किए, ये जानकारी इन लोगों को कहां से मिलती है और कहां से ये आधार इन लोग बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये पार्टी की बात जो कर रहे हैं, उसके अलावे आने वाले चुनाव में तेजस्वी जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पता नहीं इनको कहां से ये सूचना है। दूसरी बात की जो उपचुनाव होगा उसकी भी उम्मीदवारी तय कर दिया, इतना आगे तक जाना। उसके बाद सीबीआई, और आज के डेट में सीबीआई, देखिए केजरीवाल जी को किस तरह से पकड़ा गया, जेल में रखा गया उन लोगों को, और कुछ नहीं पाया गया। और उसके बाद पूरे देश के विपक्षी नेताओं का जेल जाने का पूरी कहानी भी यहीं पे, जैसे लगता है कोर्ट भी यही चैनल पे पैनल लोग तय करते हैं। अब इस सब ठीक नहीं है, इस तरह का पूरी एकदम भविष्य तय कर देना देश का, नहीं ना। अभी हमारी पार्टी, चूंकि मैं इतना ही कह रहा हूं कि 5वें सीट के तौर पे सबसे बड़े दावेदारी तो संख्या के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल रखती है, और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया गया है। बस इतना ही है, इससे नहीं, आगे ठीक कुछ है। बात नहीं। उत्पल जी टेक इट इजी, थोड़ा इस पे नाराज मत होइए। कई बार हम दूसरी पार्टी की जानकारी देते हैं तो आप भी बहुत चुस्की और चटकारे लेकर सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। सुनिए, जैसे हम लोग को जानकारी भी तो आप ही लोग जैसे कोई नेता दे देते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने मन में पैदा कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसी जानकारी है तो आपके, अगर हमारी जानकारी गलत है, पूरी विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, अगर हमारी जानकारी गलत है तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप बिल्कुल कहिए कि ये जो बात मीडिया में आ रही है वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दम नहीं है, और आपका स्वागत है, हम वेलकम करेंगे। हम इसीलिए तो आपसे पूछना चाह रहे हैं। हाँ, ये गलत और सही का मामला नहीं है, मामला है कि अभी इतनी ही बात बढ़ी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके लिए अधिकृत कर दिया। चलिए, मैं इसी से आगे आपसे सवाल कर रहा हूं, कि चलिए आप ये भी कह रहे हैं कि आपके पास सबसे ज्यादा नंबर है तो इस पर ज्यादा अधिकार आरजेडी का बनता है, मैं इस बात से सहमत हूं। चलिए, तेजस्वी जी को आप उतारेंगे नहीं उतारेंगे, ये तो पानी कितना गहरा है वो नाप करके उतारेंगे, और लालू जी जैसे बड़े राजनीतिज्ञ तो निश्चित तौर पर सब कुछ समझ लेंगे कि क्या होने जा रहा है। पर मैं इससे अगला सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि 41 विधायक महागठबंधन को समर्थन देगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई योजना है, बताएंगे? क्योंकि 41 अगर हम काउंट करते हैं तो उसमें AIMIM के भी विधायक आते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी विधायक आता है, ये दोनों तो आपके साथ नहीं है, और इन दोनों को आप काउंट करते हैं तभी आपका 41 पूरा होता है। तो क्या आप समर्थन AIMIM से लीजिएगा? समर्थन लीजिएगा तो किस शर्त पर लीजिएगा? और दूसरा, जैसे अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे एजाज अहमद साहब, हमने उनकी बाइट भी सुनाई है, कि क्या आपको यह भी उम्मीद है कि एनडीए के भी कुछ विधायक आपके पक्ष में वोट कर सकते हैं? ये 41 का आंकड़ा पूरा कैसे होगा? ये तो विधानसभा के पटल पे जब उम्मीदवारी हम लोग रखेंगे और जो लोग वोट देंगे उसके बाद तय हो जाए। डॉक्टर संजय, 41 की संख्या कैसे पूरी होगी? भाई, मेरी जानकारी में तो एनडीए कॉन्फिडेंट है कि हमको 3 सीट चाहिए, 3 ले लेंगे। वो काउंट भी कर लिया है कि भाई एक बसपा है, उसका विधायक मेरे पक्ष में वोट कर लेगा। उसके बाद और 1-2 AIMIM से आरजेडी का 36 का आंकड़ा। मान लीजिए AIM की पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, वो एनडीए को वोट दे करके दिखना नहीं चाहेगा बीजेपी के पक्ष में,
लेकिन अगर जेडीयू का 5वां हो गया तो एआईएमआईएम वोट देने का सोच सकता है, बदले में कहेगा सीमांचल में हमको ये कर दीजिए, और राजनीतिक सौदेबाजी हो सकती है, हमको एमएलसी दीजिए। ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है ना डॉक्टर संजय। नहीं, खूब होता है राजनीति में, लेकिन किसके साथ अभी कौन खड़े हैं ये अभी कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो एनडीए कह रही है कि हमें तो 3 ही की जरूरत है और 3 हम पूरा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी कह सकती है कि हमारे तो गठबंधन के ही साथी 35 हैं, 6 हम भी पूरा कर लेंगे। तो 3 की जरूरत उनको है, 6 की जरूरत इनको है, एक समीकरण बनेगा। लेकिन 2-3 खबरें जो सोशल मीडिया में आई है, मैं इसको बताना चाहूंगा। 2 सीट पर जेडीयू लड़ने जा रही है और 3 सीट बीजेपी लड़ने जा रही है। 6ठे सीट पर आरजेडी भी लड़ने जा रही है। कल इनकी बैठक हुई थी और उत्पल जी को ज्यादा जानकारी होगी। 2 लोगों के नाम की चर्चा इनकी पार्टी में चल रही है राज्यसभा में भेजने की। वो उम्मीदवार होंगे। अब वो उम्मीदवार होंगे तो फिर उनके जीतने की संभावना के लिए पार्टी कितना प्रयास करेगी, कैसे करेगी, वो तो इनका पार्ट है। 2 लोग में क्या ही, 2 लोग में कौन, हिना साहब या तेजस्वी यादव, कौन? नहीं, प्रेमचंद गुप्ता की भी बात चल रही है। प्रेमचंद गुप्ता भी हैं कि हो सकता है कि उनको ये जिम्मेवारी दी जाए कि अगर आप विधायकों को मैनेज कर सकते हैं, विधायकों को जोड़ सकते हैं तो, और इसमें क्रॉस वोटिंग नहीं होता है। कोई आरजेडी का विधायक एनडीए को वोट कर सकता है, कोई एनडीए का विधायक आरजेडी को वोट कर सकता है, कोई इसमें पार्टी का व्हिप जैसी चीजें जारी नहीं होती है और ये खूब चलता है। अभी चर्चा तो यहाँ तक है कि 5वीं सीट जो बीजेपी कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह के इशारा किए गए कि आप अपनी पार्टी को शामिल करा दीजिए बीजेपी में और 5वीं सीट हम आपको दे देंगे। अब वो कैसे बीजेपी कह रही है वो तो बीजेपी समझे कि भाई 3 विधायक तो टहल ही रहे हैं हमारे साथ, आपकी पत्नी केवल है वहां, बेटा को विधान मंत्री बना ही दिए हैं, चलिए हम सारा चीज अपने ऊपर ले लेंगे, अपनी पार्टी को विलय कराइए और हम 5वीं सीट आपको दे देंगे। तो ये दावेदारी चलेगी कि एनडीए क्या कहेगी, आरजेडी क्या करेगी, वो होगा। लेकिन चुनाव होगा और 6ठी सीट के लिए आरजेडी अपना उम्मीदवार देगी, ये चीजें तय हो गया है। मैंने कहा ना कि जो खबरें हैं उसमें 2 सीट पर अभी भगवान सिंह कुशवाहा का कुछ समय पहले तो बयान आया कि नहीं, सीटों को लेकर के हम लोगों के बीच में अब कोई मतभेद नहीं है। 2 सीट संभवतः जेडीयू लड़ने जा रही है, 3 सीट बीजेपी के हिस्से में होगी। अब बीजेपी कैसे उन 3 सीटों को, 2 सीट तो खैर वो तो डिजर्व ही करती है, 1 सीट के लिए कैसे बीजेपी कौन कैंडिडेट उतारेगी, कहाँ से उनकी बातचीत होगी, कैसे किनको रणनीति के तहत किया जाएगा, ये सारे कयास अभी चल रहे हैं। तो 6 तारीख को जो नॉमिनेशन है उस दिन ये पत्ते खुलेंगे। चलिए, तो मैं हाँ, आरजेडी जी बोल, अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है, ये तय हो गया। चलिए, आरजेडी उम्मीदवार उतारने जा रही है, ये तय हो गया है। पर आदिल साहब ये बताइए कि आरजेडी को समर्थन बिल्कुल नहीं दीजिएगा या देने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एनडीए को समर्थन हर हाल में नहीं दीजिएगा या एनडीए में आप जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी को समर्थन दे सकते हैं? आपने अनम्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लिया, म्यूट कर लिया, अनम्यूट करिए। हाँ, बीजेपी को क्यामत के सुबह तक इंशाल्लाह नहीं देंगे, चाहे बीजेपी कुछ भी दे दे, नहीं देंगे, ये क्लियर है। हाँ, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को भी नहीं देंगे क्योंकि डगरे पर का बैगन है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उसूल नहीं है। उस आदमी को 2020 में हम लोग ने चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उनका भी कोई उसूल नहीं है। वो आदमी एहसान भूल जाने वाले आदमी। हम लोगों ने इतना वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया था उनके गठबंधन को, उसके बाद वो शुक्रिया भी नहीं बोले, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का भी नहीं। हाँ, मुस्लिम कैंडिडेट कोई होगा, मुस्लिम कैंडिडेट साहब बोल रहे हैं, सीमांचल का कोई बेटा होगा, मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो उस पर विचार करेंगे, हमारे विधायक विचार करेंगे, बैरिस्टर साहब विचार करेंगे, हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। मुस्लिम मेरे सीमांचल के लोगों ने हमें वोट दिया है, उस मिट्टी का कर्ज है, उस मिट्टी का एहसान। मतलब सीमांचल का हो,
और मुस्लिम हो, कोई एक दो नाम बता दीजिए। सीमांचल अगर को क्या मिले? कोई जेडीयू उतार दे, कोई एक दो नाम बता नहीं, दीजिए। सुनिए, नीतीश जी इस बात पर, नीतीश जी पहल करे कि सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करेंगे, एएमयू किशनगंज को पैसा देंगे, सुरजापुरी बिरादरी का सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में देंगे, पूर्णिया को हाई कोर्ट बेंच का जो दर्जा है वो देंगे, सीमांचल की बाढ़ की तबाही को रोकेंगे। हमारे विधानसभा में जो विधायक जीते हैं, कम वहां पुल पुलिया का जो जरूरत है, बंगाल बिहार में जो पुल पुलिया का जरूरत है वो दे, ठाकुरगंज बहादुरगंज का जो अनुमंडल का मामला है वो हल करें, तब विचार करेंगे, सोचेंगे। डॉक्टर संजय, एआईएमआईएम के रुख से, और ये आदिल हसन सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, ये बैरिस्टर साहब के बड़े क्लोज कोटरी के व्यक्ति हैं, और ये जिस लहजे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो चीज बड़ा साफ समझ में आ रहा है। भाई, राजनीतिक समझ थोड़ी बहुत तो हम भी रखते हैं कि ये बीजेपी से तो दूरी बना के रखेंगे, ये समझ में आता है, राजनीतिक रूप से इनको सूट नहीं करता है, आरजेडी से चिढ़े हुए हैं, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन अब लालू जी बात करेंगे, लालू जी में बड़ी जादुई शक्ति है, लालू जी क्या कर देंगे ये हम लोग समझते हैं। हाँ आदिल जी, आप पूरा करिए बात, अपनी बात पूरी करिए। हाँ। पहली बात, तेजस्वी जी पब्लिकली माफी मांगे, मेरे नेता को एक्सट्रीमिस्ट कहा। तेजस्वी जी माफी मांगे कि मेरे नेता को उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट कहा, वो बहुत ही गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। और तेजस्वी जी दिल्ली जाने से कोई अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह कद नहीं हो जाएगा। तेजस्वी जी बात जाने, और अपने मुंशी मैनेजर जो हैं, जो संजय यादव हैं, मनोज झा, इन मुंशी मैनेजर्स को हटाकर बिहार के किसी यादव को, पिछड़ा को, दलित को, मुसलमान को आगे रख के उनसे मशवरा ले। संजय झा जी के बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, मनोज झा जी के, और संजय यादव आपको जो है ना बर्बादी के कगार पे ले गए। और चलिए, ठीक है, आप बेटा को ले जाइए, लग रहा है आप हम समझ रहे हैं, आप तेजस्वी जी से भी नाराज नहीं है, इस गुस्से के पीछे प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स भी है डॉक्टर संजय, जो हम देख पा रहे हैं। पर ये बताइए, ये इनका इशारा किधर है? सीमांचल से कौन मुस्लिम उम्मीदवार हो सकता है? अशफाक करीम जी, वो तो जेडीयू में ही है ना। क्या फर्क पड़ता है? 5वीं सीट बीजेपी न लड़ेगी, जेडीयू के अशफाक करीम जी को लड़ा दिया जाएगा। कटिहार से हैं, सीमांचल से हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, एक सबसे उनके अच्छे रिश्ते हैं, क्षमतावान व्यक्ति हैं। तो अशफाक करीम जी पर बड़ी स्पष्टता से इन्होंने कहा कि हमें आरजेडी से और जेडीयू से कोई परहेज नहीं है। जो इनकी बातें आ रही, यही इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम साहब भी वही बात बोल रहे थे कि हमारे सीमांचल की बेहतरी के लिए जो कैंडिडेट एक गारंटी लेगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं से इशारा तो होगा ओवैसी साहब का कि ठीक है, अभी हम लोग चुप रहेंगे, लेकिन माइनॉरिटी एक प्रायोरिटी है कि माइनॉरिटी के, इसीलिए तो एक हिना साहब का नाम भाई वीरेंद्र जी ने लिया था कुछ दिन पहले कि क्यों न हिना साहब को हम लोग राज्यसभा भेज दें कि माइनॉरिटी का भी हो जाएगा, और जो एक एआईएमआईएम से जो सपोर्ट लेने की बात होगी तो उसमें भी हम लोगों को बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोनों तरफ जेडीयू भी अपने तरीके से अशफाक करीम जी पर दांव लगा सकती है, इधर से आरजेडी भी, और लालू प्रसाद जी में और ओवैसी साहब में अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, कोई कड़वाहट कभी हो जाती होगी कि कोई बात को लेकर के चिढ़ जाते होंगे या कोई ऐसी बात बोल गए होंगे, अलग बात है। भाई मांगने तो गए थे ओवैसी साहब, तो 6 सीट ही तो मांगने गए थे ना आरजेडी से कि गठबंधन में हम लड़ना चाहते हैं, हमें 6 सीट दे दीजिए, हम लड़ लेंगे। नहीं दिए, ये लड़ लिए तो इन्होंने अपनी ताकत दिखाई सीमांचल में कि नहीं, सीमांचल में हम मजबूत हैं। तो राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मनी और अस्थाई दोस्ती नहीं होता है, इसलिए दोनों तरफ, आरजेडी के तरफ भी, और जो नाम मैं लेना चाहता था वो नाम आपने भी बता दिया कि अशफाक करीम जी पर भी दांव लगाया जा सकता है, जो बता रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं। सीमांचल, माइनॉरिटी क्षेत्र का विकास, अच्छे व्यक्ति, हम समझते हैं कि अशफाक करीम जी उसमें फिट बैठते हैं। हिना साहब पर भी दांव लगाया जा सकता है। नहीं, पर मैं वही पूछ रहा हूं, अगर कोई कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार हुआ तो कांग्रेस में भी बड़े चेहरे हैं, उत्पल बल्लभ जी, क्या उस पे भी आप लोग सोच सकते हैं? ऐसी संभावना है क्या? आ रहा हूं आदिल भाई, उत्पल जी, कोई कांग्रेस का भी उम्मीदवार हो सकता है क्या अगर मुस्लिम चेहरा हो तो?
नहीं, देखिए, महागठबंधन के जितने घटक दल हैं वो तो बैठेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, वहां जो तय होगा वही होगा ना। अच्छा, अभी अभी नाम को लेकर के आपको आपके नहीं, पार्टी नहीं। के भीतर जैसे तेजस्वी जी और प्रेमचंद गुप्ता, हिना साहब, ही ये बैठक- 3 नाम चल रहा है, उसमें कल अभी ही बैठक हुई है। हाँ या कल ही बैठक हुई है, ऐसा कोई नाम वहां कोई बैठक में तय नहीं हुई। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। चलिए, यही डेवलपमेंट है। आदिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं, राम बंधु बस जी आ रहा हूं। आदिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को हमने साथ दिया था, एहसान फरामोश निकला उसने, उसको महाराष्ट्र में 2 वोट दिया था, एहसान फरामोश है, इसलिए एहसान फरामोशों को नहीं देंगे। दूसरा, प्रेमचंद गुप्ता जी को भी नहीं देंगे। बिहार का बेटा होना चाहिए, और आरजेडी बिना मशवरा के डिक्टेट नहीं कर सकती। अब आरजेडी उस पोजीशन पे नहीं है कि आरजेडी फैसला लेके नाम दे, पहले नाम पर चर्चा होगा, उसके बाद हम लोग फैसला देंगे, मशवरा होगा, अख्तरुल इमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तब फाइनल होगा। और तीसरी बात, हेना साहब के लिए इतना चिंता है तो जब संजय यादव को भेजे थे तो हेना साहब मैडम को क्यों नहीं भेज दिए? मनोज झा जी को के वक्त में क्यों नहीं भेज दिए? आप क्या सोचते हैं एमआईएम किसी का बंधुआ गुलाम है? आरजे हेना साहब मैडम के खिलाफ क्यों चुनाव लड़वाए थे? इतना ज्यादा कह रहे हैं, आपको कौन अवध बिहारी बंधुआ गुलाम कह रहा है? पहली बात क्या है, ये आपको बंधुआ गुलाम कह कौन रहा है? अरे आपके नेता ने एक्सट्रीमिस्ट कहा था बैरिस्टर साहब को, आज ना आपका मिजाज ये बदला देखिए, है, देखिए, कितना ये- अहंकार में थे ये जबरदस्ती, राजद के लोग। ये वो दिन हम नहीं जबरदस्ती जो आते, घर करते पर हैं गए थे, ना, पानी नहीं ये पिलाए। दाढ़ी में तिनका वाली क्यों आप आदिल साहब घर पे आपके कहते पानी नहीं पिलाए थे तेजस्वी यादव, वो दिन भूल जाएंगे क्या? पानी तक नहीं पूछे थे आप लोग का अहंकार तो इतना बुरूज पे था। अभी भी बोलिए तेजस्वी जी को, संजय यादव को हटाएं, बिहार के यादव को लाएं। दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं। दाढ़ी में तिनका आपको नहीं कौन है, कह रहा है? सच्चाई सुनने का वो रखिए। हमारे साथ हमारे हेना साहब के साबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, कंधा देने दोनों कोई राजद से नहीं गया था, न तेजस्वी जी गए न तेज प्रताप जी गए। लालू जी बीमार थे, चलिए माफ है। हाँ, उनकी पत्नी के खिलाफ कैंडिडेट आप उतार दिए थे, उनके पूरी तिथि में ट्वीट तक तेजस्वी जी नहीं किए थे। अवध बिहारी चौधरी प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, वो दिन बिहार का मुसलमान भूल जाएगा क्या? जिसने आरजेडी को सींचा, जिसने आरजेडी को शाहबुद्दीन साहब ने बनाया, उनकी बेवा के खिलाफ आप कैंडिडेट दिए थे, वो भूल जाएगा बिहार का मुसलमान? ये मंच और ये टॉपिक्स इसके लिए उपयुक्त भी नहीं है, वो कोरोना का समय था। क्यों नहीं उपयुक्त है? आप कैसे हेना साहब मैडम मैडम का नाम ले लिया? एमएलसी का फाइनल कीजिए कि उनको एमएलसी बनाइएगा। अभी जो सुनील इंजीनियर सुनील जो उछल रहे हैं बार बार नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेन्योर पता खत्म नहीं, हो रहा मैं है, नहीं जानता हूँ चाहते कि हैं इस किसी तरह के तरह हो डिबेट जाए। में मुसलमान को भेजिए आपके एमएलसी, पार्टी में तय होता है या और किसी पार्टी में तय होता है। हमारी पार्टी में इस तरह के डिबेट में कोई मुसलमान को भेजिए तय एमएलसी। नहीं होता है। हेना साहब का नाम घोषणा कीजिए कि हेना साहब एमएलसी जाएंगी। ये पार्टी इस तरह का डिबेट में खाली घोषणा होता है, वोट ऐसे देने के लिए घोषणा बना होता है। है। आप ये जिस सब तरह से गलतफहमी मत मानिएगा। गठबंधन अब करते एमआईएम आ हैं, गया है, गठबंधन की बात तो अबड़ी करते हैं, नौबतपुर वोट में भी पीट करके कैंडिडेट मीडिया दे के देंगे। फिर मत सामने बोलिएगा कि आप इस पूर्व तरह के विधायक हो डिबेट गए। में आप कहते हैं तय कीजिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे कहीं कोई पार्टी हम तय नहीं नहीं डिबेट करती में है। नहीं तय कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र को समझाइए कि संसदीय बोल के अध्यक्ष थे भाई वीरेंद्र। क्या है भाई वीरेंद्र? विधायक है ना, संसदीय बोल के मेंबर है, फैसला कर दिए किसी के बहुत नाम पर पक्के भी। हैं, बहुत पक्के हैं, एमआईएम किसी के बहुत फैसले पक्के पे नहीं चलती, अपना फैसला एमआईएम लेती है, और वो बैरिस्टर हैं। असदुद्दीन ठीक ओवैसी साहब लेंगे, इसमें अख्तरुल कहाँ इमान तक है, साहब इसमें लेंगे। कहाँ तक है? चलिए चलिए, मुझे एक चीज राम बंधु बस जी दिखाई पड़ रहा है कि एआईएमआईएम सिर्फ समर्थन ही नहीं देगी, ये बात तो बहुत साफ हो गया। आरजेडी अगर बात करेगी, उम्मीदवार पर कंसेंसस होगा तो एआईएमआईएम सोच सकती है, जो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। और मैंने कहा ना कि आदिल हसन सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, बड़े क्लोज कोटरी के व्यक्ति हैं, इनकी बातों को महत्ता तो देनी पड़ेगी कि पार्टी किस लाइन पे सोच रही है। तो सवाल ये उठता है कि एआईएमआईएम को सिर्फ ये समझती है कि मैं समर्थन नहीं दूंगा, मेरा से होगा कि उम्मीदवार कौन होगा, हमारी मंजूरी के बाद ही आप उम्मीदवार तय करेंगे। सिर्फ आप बाहर से कहेंगे इनको वोट दे दीजिए, उसके लिए हम तैयार नहीं होंगे। राम बंधु बस जी। जी, आरजेडी के साथ जो इनकी डील जो बातचीत हो रही होगी, उसमें उम्मीदवार को लेकर के भी मंथन हो रहा होगा, और इनकी ओर से दबाव भी होगा कि उम्मीदवार जो हो वो कैसा हो। मतलब हाँ, अगर तेजस्वी यादव की आती है तो मुझे लगता है कि ये शायद सहमति हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव तभी उम्मीदवार घोषित होंगे जब इनकी सहमति पहले मिल गई होगी। ऐसे नहीं कि मतलब केवल बातचीत के बीच में तो तय नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जदयू से ज्यादा सहज है, क्योंकि इन्होंने जो इनकी जो मांगे हैं
पिछले डिबेट में भी आदिल साहब अपने शर्त बता रहे थे, तो वो सरकार की ओर से शर्त मानना ज्यादा मतलब हाँ, सहज इनका अलायंस जदयू से ज्यादा सहज दिख रहा है। राजनीतिक रूप से भी जदयू इनका विरोधी नहीं है जिस तरीके से आरजेडी विरोधी हो सकता है। भाई वोट बैंक तो एक ही है ना, वोट बैंक एक ही है, और इनकी जो मंशा है, इनकी जो मांग है, वो जदयू ही पूरी कर सकती है। और तीसरा, जदयू के साथ जाएंगे तो नीतीश कुमार की छवि को देखते हुए इन पे ये भी आरोप नहीं लगेगा कि भाई ये बिक गए, ये समझौता कर लिए, ये क्या, और मोदी जी को मजबूत भी कर देंगे, छवि भी नहीं खराब होगी। पंकज साहब, जो पार्टी सत्ता में है ना, उससे बातचीत करने का स्पेस ज्यादा हो सकता है, बार्गेनिंग का स्पेस वहां ज्यादा होता है। तो जदयू, आदिल भाई आ रहा हूं, बहुत समय आपके पास, आ रहा हूं, पूरा आप बोलिएगा। हाँ बोलिए। जी जी, जदयू से जो बातचीत करने का स्पेस है, मुझे लगता है कि ज्यादा है, झुकाव जदयू की ओर ज्यादा है। और नीतीश कुमार जी की छवि, भले वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनकी नीतीश कुमार की छवि तो सांप्रदायिक नहीं रही है। और इससे पहले तो नीतीश कुमार बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में ही रहे। 2010 में देखें तो मुस्लिम समाज कितना उनको वोट किया था। इस चुनाव में भी ये संशोधन बिल पास होने के बाद भी नीतीश कुमार को कहीं बहुत ही कम ही प्रतिशत में मिला हो, लेकिन मुस्लिम समाज का नहीं, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं। और एक इंडिकेशन तो साफ, एक इंडिकेशन, आ रहा हूं उत्पल जी, आ रहा हूं, मुझे लग रहा है आपको आज का बहुत रोचक होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, एक नाम पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सांप्रदायिक नहीं हुए, लेकिन सांप्रदायिक घटना को देखते हुए धृतराष्ट्र की तरफ देखते गए, दिखे हैं। नहीं, चलिए वो बात ठीक है, पर उनके साथ तो आप भी रहे ना। जब उनके साथ आप रहते हैं तो वो विकास पुरुष होते हैं। जब बीजेपी विरोध में आ जाती है तो बीजेपी को भी वो बीमार लगने लगते हैं। जब साथ में रहती है तो तंदुरुस्त दिखते हैं। ये तो दोनों पार्टी के लिए एप्लीकेबल। आदिल साहब, मुझे एक चीज सबकी बातों से लग रहा है कि आपके पसंद में जेडीयू सबसे ऊपर है और अशफाक करीम सबसे ऊपर है, ये हमको समझ में बात है। देखिए, हम लोग को सीमांचल के लोगों ने वोट दिया, उस मिट्टी का एहसान है, उस मिट्टी का कर्ज है। सीमांचल के विकास को कराना है, बिहार के मुसलमानों के साथ इंसाफ करना है। नीतीश जी अगर बीजेपी को छोड़ते हैं तो पहला दल अगर अनकंडीशनल साथ देगा, उसका नाम एमआईएम रहेगा। ना मंत्रालय चाहेंगे, ना मिनिस्ट्री चाहेंगे, हम सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज सिर्फ चाहेंगे, कुछ नहीं चाहते हैं। नीतीश जी अगर भाजपा को छोड़ते हैं, सबसे पहला अगर स्वागत कोई करेगा तो एमआईएम करेगा। हम लोग को इनकी तरह नहीं है कि मंत्रालय और डिप्टी सीएम और भाई को मंत्री और बहन को राज्यसभा भेजना, कुछ नहीं चाहिए। सीमांचल को इंसाफ, सीमांचल की बाढ़ की तबाही से रोकना। पूरी तरह से चरितार्थ आपके भाषा में लग रही है जी। वो आप बतलाइएगा, भाजपा आप मेरे सिखाइएगा, अब राजद सिखाएगा कि भाजपा और जदयू और राजद भाजपा सिखाएगा। हम लोग को आपका कोई मशवरा नहीं चाहिए। अब उस जगह पर आप नहीं है मशवरा देने के लिए। आइए, अच्छे से मिलिए, तेजस्वी जी को बोलिए अहंकार छोड़े, अब बिहार के किसी यादव को आगे बढ़ाए, बिहार के किसी दलित पिछड़ा को आगे बढ़ाए। अब हो गया, आपको यादव की चिंता है कि मुसलमान की चिंता है कि मोदी सुरक्षा के भी गारंटी लेके बैठे हैं। मेरा मुकद्दर का फैसला अल्लाह करता है, मेरे मुकद्दर का फैसला राजद नहीं करेगा। चपरासी क्वार्टर से लालू जी को 6 माइल पहुंचा दिया मुसलमान। चपरासी क्वार्टर में थे लालू जी, वही मुसलमान 18% 6 माइल पहुंचा दिया। ये मुसलमानों के देन है जो चीफ मिनिस्टर बन गए गोपालगंज से आके, और अबड़ी देवी भी बन गई, और दोनों उनका साला बन गया, और दोनों बेटा बन गया और बेटी बन गई राज्यसभा। ये मुसलमानों की देन है, यहाँ के दलित पिछड़ों की देन है, यहाँ के अति पिछड़ों की देन है। आज तक एक दलित को राज्यसभा नहीं भेजा। मुसलमान इस देश का क्या, मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? एकदम नागरिक है, डंके की चोट पर है, राजद के एहसान पर नहीं है। मुसलमान क्या चाहते हैं कि मुसलमान को इस देश में राजनीति का फैसले लेने का अधिकार नहीं है? क्या चाहते हैं आप? एकदम है, तो राजद लेगा। तो किस तरह का सवाल क्यों उठाते हैं आप? इसीलिए राजद फैसला लेगा, नरेंद्र मोदी जी के लालू जी फैसला लेंगे मुसलमान का। इस देश के राजनीति पे, इस देश के संसाधन पे, इस देश के फैसले लेने में मुसलमानों की उतनी हक है जितना हम लोगों का। नवाब साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, मोदी जी को चिर हो सकता है, समझदारियों को नहीं। मत बोलिए, चिल्ला के बोलने से कुछ नहीं होगा। अब मुसलमान आपका नहीं सुनने वाला। यही कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमान स्वयं दर्जे के नागरिक है। आप तो इस तरह से बात करने जैसे लगता है कि देश का मुसलमान स्वयं दर्जे का नागरिक है। आपके बोलने से नरेंद्र मोदी से डरा ही नहीं, आपसे डरेगा। नरेंद्र मोदी से डरता ही नहीं मुसलमान, तो आपसे डरेगा। मैं इतने देर से यही देख रहा हूँ,
नहीं, मैं इतने आपको देर से मिर्ची यही लग रहा है, हम देख समझ रहे रहा हैं, हूँ आपका मिर्ची कि समझ जिस रहे हैं, आपका जिस तरह से मिर्ची। भाजपा और आरएसएस नहीं, और आपकी पर पार्टी का देखिए, एक ही तरह की भाषा निकल रही है। एक चीज, बहुत कि जरूरत मुसलमान पड़ेगा, इस देश का स्वयं जाति का नागरिक है। एक चीज पूरे बहुत जरूरत पड़ेगा। डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय एक पंकज साहब बात, मुझे जाना है, हाँ नहीं, मुझे जाना है इसे मॉडरेट कर- एक फाइनल कमेंट्स, दो मिनट, मैं आ रहा हूँ, दो तीन मिनट, मैं जरा डॉक्टर संजय से एक बात पूछ लूं, मैं आ रहा हूँ आपके। डॉक्टर संजय, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जैसे AIMIM या ऐसी पार्टी का समर्थन टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता था ना, कि ये बीजेपी के तरफ जाएंगे नहीं, इनको हमारी तरफ आना होगा क्योंकि फिर बीजेपी का चस्पा हो जाएगा, मतलब बीजेपी का ब्रांड चस्पा हो जाएगा। AIMIM ने अपने लिए वो पॉलिटिकल स्पेस तैयार कर लिया कि अब आप ये सब आरोप लगा के हमको डरा नहीं सकते। और कुल मिलाकर के एक बात जो समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि AIMIM का नेचुरल झुकाव है तो वो JDU के तरफ है और वो अशफाक करीम के तरफ है। देखिए, दो तीन तरह की चीजें होती हैं। जो पार्टी सरकार में होती है तो AIMIM भी इस बात को अपना नफा नुकसान देख रही है। नहीं सुन रहे सीमांचल का विकास, तो सीमांचल का विकास तो वही पार्टी करेगी ना, या जो पार्टी सत्ता में है। गठबंधन उनका बीजेपी के साथ है, लेकिन सीमांचल का विकास जो अपोजिशन में पार्टियां बैठी हुई है वो तो नहीं करेगी। तो एक इशारा ये है। दूसरी तरफ कि वो व्यक्ति सीमांचल का हो और माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, जो दूसरा इनका ये है, उसमें ये पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि वो व्यक्ति RJD का भी हो सकता है, वो व्यक्ति JDU का भी हो सकता है, वो व्यक्ति चिराग जी की पार्टी का भी हो सकता है। वहां पर ये पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन हाँ कहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी होगी कि वो सीमांचल का हो और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, ताकि वो उस समाज को एक हम मैसेज दे सके जिनके वोट से हमारे 5 विधायक जीत करके आए। और तीसरी बात, राजनीति में बिल्कुल मैं सहमत हूं कि परिस्थितियों के अनुसार पार्टियां निर्णय लेती है, कब कौन सी पार्टी किस परिस्थिति में किसके साथ खड़ी दिखेगी। ये आज अगर हम लोग कोई बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 तारीख को वही होगा। हो सकता है कि 6 तारीख तक परिस्थितियां कोई और तस्वीर सामने नजर आ जाए, उसमें कुछ और भी बातें चल रही हैं। जो इनके अख्तरुल इमाम साहब हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम ही को क्यों नहीं, हमारी पार्टी के किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा क्यों नहीं भेज देते। हमारा तो राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, एक हमारे ऊपर ही भरोसा आप कर लीजिए। तो ये सब चलता है। नहीं, पर मैं वही कमेंट्स इनसे ले लेता हूं कि क्या आपकी रणनीति में अख्तरुल ईमान जी का भी नाम है क्या आप लोग उनको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं? आप कह सकते हैं लालू जी अब हमको समर्थन दीजिए, भाई सीमांचल का एक मुस्लिम चेहरा जो कि जीता हुआ है, नुमाइंदा है, आप हमको वोट दीजिए, इससे हमारे और आपके बीच में विश्वास बढ़ेगा, कल हम आपको समर्थन देंगे। एकदम अख्तरुल ईमान साहब पहला नाम है, सीमांचल का बेटा है, 5 बार का MLA है, क्यों नहीं राज्यसभा जा सकते अख्तरुल ईमान साहब? और 26 के अलावा 28 में भी राजद को आना पड़ेगा, 30 में भी राजद को आना पड़ेगा, तो मेरे दरवाजे में तो हमेशा आना पड़ेगा। तो इस बार अख्तरुल ईमान साहब को दे, RJD मौका दे, बार बार हम ही क्यों मौका देंगे इनको? मेरा भी तो हक है, सीमांचल का बेटा है, 5 बार का MLA है, लोकसभा में 2 बार बहुत कम वोट से चुनाव हारा था, उसका भी हक है राज्यसभा में भी जा सकता है। लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? मेरे दरवाजे में आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा ना। लालू जी जो बुलाते थे, लोकतंत्र की राजतंत्र लालू जी जो कांग्रेस को बुलाते थे प्रभारी को अपने घर पर, आपकी भाषा, नरेंद्र मोदी जी की भाषा, लालू जी जो बुलाते थे प्रभारी को अपने घर पर, लोकतंत्र विरोधी रहती है। हाँ, लोकतंत्र विरोधी रहती है। नहीं, हाँ ठीक, लालू जी जो बुलाते थे कांग्रेस प्रभारी को अपने घर पर, तो वो क्या था? वो आशीर्वाद था। ये सब आप इंदिरा गांधी जी दारुसलाम आई थी। लोकतंत्र में मेरे यहाँ भी आना पड़ेगा, हम लोग को इसे मत समझाइए, आना पड़ेगा, याद रखिए। चलिए, हाँ, लगता है देखिए उनका रोजा भी है और मुझे लगता है इसलिए आज वो कम जोश में है, नहीं तो आपको और जोरदार तरीके से वो जवाब देते। हमने देखा है चुनाव के दरमियान जो आप लोगों ने, इन्होंने बहुत मेहनत की, बैंड वैंड बजा के गए आपके पास कि इनसे आप शादी करिएगा। अरे बैंड तो शादियों में ही बजता है ना,
तो इनसे आप संबंध बनाइएगा, लेकिन आपने इन पे ध्यान ही नहीं दिया। और जितनी हमारी है, ठीक है, अब इनका गुस्सा बहुत जायज है। अब तो ये इनको लग रहा है कि मौका अब हमारे हाथ में है। उस समय तो आपने सुना नहीं, पानी नहीं पिलाया, अब ये कह रहे हैं कि शरबत भी लेके आओ, इफ्तार भी कराओ, सम्मान भी करो, तब सोचेंगे। आप इनके दर्द को समझिए उत्पल जी, ठीक है। और ये कह रहे हैं बस आप शाम को किसी पार्टी के लिए उतने दरवाजे, उतने इफ्तार नहीं मैं आप ऑन लाइटर नोट आप इसको ये समझिए, आप शाम को आदिल भाई को इफ्तार पे बुलाइए। अरे आप उत्पल जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ये उत्पल जी चैनल पे जितने मुसलमान चेहरे, चाहे निगम हो, बोर्ड हो, या फिर विधान परिषद का हो या राज्यसभा का हो, राष्ट्रीय जनता दल ने उतारा है। उतने उम्मीदवार उत्पल जी मैं आपकी हर बात मान रहा हूं, मैं हर बात मान रहा हूं। एक सलाह दे रहा हूं कि जो अभी नाराजगी है, आप शाम को इफ्तार करिए, आदिल जी को बुलाइए, इनको निमंत्रण दीजिए हमारे चैनल पर ही। देखिए सब कुछ तय हो जाएगा, बुलाने का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देख लीजिए आदिल जी, इनविटेशन आपके पास है। रामबंधु बस जी, ये पांचवा सीट बिहार का बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कौन किसके पक्ष में जाएगा, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ महागठबंधन की स्थिति नहीं है, एनडीए में भी बहुत जूतम पे जा रहा है। भाई ये पांचवें सीट के लिए कौन, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। भाई चिराग भी 19 एमएलए के साथ मीटिंग कर चुके हैं, तो उनकी मां का भी नाम बाहर आता है, रीना जी भी जाना चाहती है। जीतन राम मांझी कहते हैं मैं दबाव नहीं बना रहा हूं, लेकिन मुझसे 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट की बात की गई थी। और उपेंद्र कुशवाहा तो कहते ही हैं कि भाई, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि उनसे वादा किया गया था कि आपको 1 राज्यसभा सीट और 1 एमएलसी। तो ये जो 5वां सीट है, इसका झोल ऐसा फंसा है, वो सिर्फ महागठबंधन में नहीं फंसा है, एनडीए में भी फंसा है। जी, एनडीए में भी है, और वो बीजेपी और जदयू की आपसी खींचतान का एक इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। वो देखिए, कुछ दिन पहले चिराग पासवान का बयान आया था कि उनकी मां जो है वो सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है कि उनके पास 19 विधायकों की ताकत है, तो अपनी दावेदारी को वो मुफ्त में छोड़ने वाले नहीं है। इसके बदौलत हो सकता है उन्हें बीजेपी से कुछ अन्य तरीके का डील हो, मतलब केंद्र में उनको कोई अन्य मंत्रालय मिल जाए, या यहाँ भी बिहार में भी अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो तो उनके कोटे से अधिक उनको मंत्रालय मिले, तो डील कई तरीके की हो सकती है। लेकिन वो चिराग पासवान जो निर्णय लेंगे वो बीजेपी से सहमति के साथ ही निर्णय लेंगे। एनडीए में चिराग पासवान का निर्णय बीजेपी के पक्ष का ही निर्णय माना जाएगा। और इसी तरीके की बात यहाँ जदयू में भी है। जदयू भी चाहती है, अभी तक 5वीं सीट को लेकर के ऐसा नहीं है कि जदयू अपनी दावेदारी छोड़ चुकी है। भगवान सिंह कुशवाहा का एक बयान आया है, लेकिन संजय झा के घर में भी एक बैठक हो रही है। हालांकि वो सभी उम्मीदवारों को लेकर के कि तीनों सीट पे किस 5वीं सीट लिया जाए या नहीं लिया जाए, शेष भी जो 2 सीट है उस पे किनको भेजा जाए, तो ये जदयू और बीजेपी की खींचतान की बात है। जीतन राम मांझी जी तो एक तो महत्वाकांक्षी हैं भी, और वो गाहे बगाहे अपनी जो तुलना है वो चिराग पासवान से करते रहते हैं, तो ऐसे में वो उनकी एक मांग है। लेकिन मुझे लगता है कि उनसे बड़ा मुद्दा जो ये है कि क्या बीजेपी अपने उम्मीदवार सिद्ध उतारेगी या एलजेपी आर के जरिए अपना उम्मीदवार उतारेगी, बीजेपी का क्या निर्णय है। दूसरी बात है कि वो बाहर से जो अगर समर्थन की जो बात है, उनको भी 3 विधायकों की समर्थन चाहिए, तो बीजेपी के उम्मीदवार को अगर ओवैसी की पार्टी समर्थन नहीं देगी तो फिर क्या वो कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग होगा और वहां से वो समर्थन लेंगे, क्योंकि उसके अतिरिक्त कहां है, बीएसपी का सिर्फ एक ही है और एक आईपी गुप्ता है। आईपी गुप्ता हो सकता है कि बीजेपी आईपी गुप्ता अकेले हैं तो बीजेपी जदयू कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कांग्रेस का तो समर्थन चाहिए। अगर बीजेपी का उम्मीदवार है तो कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ जाती है। जदयू का चलिए ठीक है। और यही बात हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर संजय से भी कि आपको आसान किसके लिए दिख रहा है ये 5वीं सीट, महागठबंधन के लिए कि एनडीए के लिए? क्योंकि देखिए एनडीए सरकार में भी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो बहुत सारी ताकतें सरकार के पास होती हैं।
पर दूसरा एक सच ये है कि भाई महागठबंधन में अब अधिकृत लालू प्रसाद किए गए हैं, जो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। लड़ाई दिलचस्प होती दिख रही है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। पर पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा मुझे एनडीए का भारी इसलिए दिखता है कि कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, वो 3 एमएलएज को अपने पक्ष में कर लेना, बीएसपी को अपने साथ जोड़ लेना या आईपी गुप्ता का भी समर्थन हासिल करना उतना मुश्किल मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। डॉक्टर संजय जी बिल्कुल नहीं, 3 और 6 का तो अंतर है ना। नहीं, पर तीन एनडीए के लिए पाना मुझे ज्यादा आसान दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर 3 और 6 में भी देखिएगा तो महागठबंधन को 6 विधायकों की जरूरत है। ठीक है, वो एआईएमआईएम समर्थन करेगी नहीं करेगी। सतीश यादव जो बसपा के उम्मीदवार रहे, आरजेडी के खिलाफ ही चुनाव जीते हैं, क्या वो राज्यसभा में, जबकि 2 बार वो चुनाव में किस तरह से आरजेडी ने उनको हराया, तो क्या वो आरजेडी के साथ खड़े होंगे? तो बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे कि एनडीए के लिए आसान है। और देखिए, इस राज्यसभा के चुनाव में धन का प्रयोग बड़ा तरीके से होता है, तो कोई ऐसे व्यक्ति पर दांव लगाया जाएगा जो विधायकों का क्या होता है, छोड़ दीजिए हॉर्स ट्रेडिंग तो मैं नहीं कहूंगा कि कैसे कौन सा प्रलोभन दे दिया जाएगा। कैसे अभी सहमति व्यक्त कर दिए थे कि हाँ वो अगर आते हैं कटिहार से जो अशफाक करीम है तो माइनॉरिटी भी है, जेडीयू से भी हैं और वो सीमांचल की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो इसी तरह का कोई एक कैंडिडेट पर दांव लगाया जाएगा। बीजेपी भी संभावनाएं पूरी तलाश रही है और जिस तरफ आपका इशारा है कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस के 2-3 विधायक तो तैयार ही बैठे हैं। वो तो पहले टहल आए सब लोग, उनको जगह नहीं मिली, नहीं तो वो तो गए ही थे कि भाई हमको कोई स्पेस दिलाइए तो हम आ जाते हैं, हम लोग कांग्रेस ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जगह नहीं मिली, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक गए, घूम करके आ गए। आईपी गुप्ता भी संपर्क में है कि हाँ अगर हमें मिलता है तो, और बसपा तो चाहेगी ही कि हमारा भाव बढ़े। जमा खान को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, तो सतीश यादव को क्यों नहीं जगह दी जा सकती है? तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। लालू प्रसाद जी बिल्कुल इसकी समझ रखते हैं कि कौन सा दांव मेरा सही होगा, और इसीलिए भाई वीरेंद्र ने हिना साहब का नाम लिया था कि हिना साहब के नाम के बाद शायद एआईएमआईएम को स्किप करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा आंख मिचौली चलेगी एआईएमआईएम के साथ, लेकिन हिना साहब का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद भी धन का प्रयोग और सत्ता की ताकत इस तरह के चुनाव में बड़ा महत्व रखता है, और वहां एनडीए हमें मजबूत दिखाई पड़ रहा है। चलिए, एनडीए मजबूत दिखाई पड़ता है, लेकिन ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। सवाल ये है कि 5वां वो व्यक्ति कौन होगा जो राज्यसभा जा रहा है, जाने में सफल होगा। क्या लालू प्रसाद का करिश्मा काम आएगा, या एनडीए जिसकी डबल इंजन की सरकार है वो 3 विधायक को मैनेज करेगी? कैसे होगा ये खेल, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बिहार की बात में शामिल होने के लिए रामबंधु वत्स जी, उत्पल बल्लभ जी, डॉक्टर संजय कुमार, आदिल हसन जी, तमाम लोगों का धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।